मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे लोग की हालचाल रहुआ लोग कैसन बानी, केम छो? मजा में फटाफट से जल्दी जल्दी सारे लोग जुड़ जाओ, क्योंकि आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का लेक्चर नंबर 2। एक लेक्चर तो यूट्यूब पे जा चुका, आज हमारा लेक्चर 2 है, लेकिन हम आपको स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। और पता है मेरा हार्ट बीट अभी बहुत तेज तेज चल रहा है, रीजन है आज एक तरीके से परिश्रम बैच में मेरा पहला क्लास है ना? तो प्लीज 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 आप लोग सपोर्ट दिखाना, प्यार दिखाना, और चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी बोलो, शुरू किया जाए आज का क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? एक बार ये भी बता दो, है ना, हाल चाल भी बहुत जरूरी है। ठीक है, हेलो मैम, हेलो हेलो हेलो, स्टार्ट करें, टाइम बहुत कम है, फटाफट से हमको अपना आज का क्लास स्टार्ट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्या पढ़ाया था। क्या आप लोगों ने मेरा पहले वाला क्लास देखा था? सच सच बताना, झूठ नहीं बोलेगा कोई। क्या आपने मेरा इससे पहले वाला क्लास देखा था? हाँ या ना, जल्दी बताओ। जी मैम, जी मैम, देखा था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? जो जो देखा था उसको पता है, इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था पुष्प के बारे में। किसके बारे में? हमने आपको पढ़ाया था पुष्प के बारे में, फिर हमने आपको पढ़ाया था पुष्प के अंग के बारे में, भाग के बारे में, चक्र के बारे में, फिर हमने पुष्प के नर भाग पुमंग को पढ़ाया था, पुष्प के मादा भाग जायांग को पढ़ाया था। इतना चीज हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया था, याद है? क्या तुम्हें याद है? बोलो, क्या तुम्हें याद है? याद है कि नहीं? हमने प्रीवियस क्लासेस में बच्चे ये सारी चीजें पढ़ाई थी ना, पढ़ाई थी कि नहीं? पुष्प किसे कहते हैं, पुष्प के अंग क्या है, पुष्प के भाग क्या है, पुष्प के चक्र क्या है, पुमंग किसे कहते हैं, जायांग किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा दी है। बट एक बार फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है, एक बार फिर से पढ़ाएंगे। आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अगर आज का 1 सेकंड का क्लास भी छोड़ दिए, एक टॉपिक मिस हो जाएगा। तो छोड़कर नहीं जाना है, कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, दिल को अपने थम लीजिए, हाथों में कॉपी और कलम को रख लीजिए, और अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें हम आपको आज की क्लास में क्या क्या पढ़ाने वाले। ठीक है, आज के क्लास में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये हम आपको बता दें, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वापस से पुष्प के बारे में। ठीक है, उसके अंग पढ़ेंगे, उसके भाग पढ़ेंगे, उसके चक्र पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पुमंग के बारे में पढ़ेंगे, और पराग कोश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इन टॉपिक्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, तो क्योंकि हम सारे बच्चों का कमेंट पढ़ते हैं, डीपीपी जब आप लोग सॉल्व करते हो ना, तो आप लोग कमेंट लिखते हो ना, हम हर बच्चे का कमेंट पढ़ते, हमको बहुत खुशी मिला। आप लोग लेक्चर 1 में बहुत सपोर्ट दिखाए थे, है ना? ओके कोयल दीदू, ये कल वाली बच्ची है, हमारे निधि मैम साइंस से आई है, पक्का, है ना? कोयल, कोयल सी मेरी बोली कू। ले, गड़बड़ हो गया क्या? ओहो, बिना गड़बड़ मेरा काम कैसे होगा? इम्पॉसिबल है। कहाँ गया फोन? ठीक है, गलती से लग रहा है गलत पीडीएफ ओपन हो गया। ठीक है, तो 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। चलो, बस 1 सेकंड दे दो बच्चा, आप लोग हमको, है ना, गलती से हमसे एक गलती हो गया, हम गलत वाला पीडीएफ डाउनलोड कर लिए हैं, बस इसको डाउनलोड कर लें। चलो,
अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था पुष्प के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछे पुष्प क्या है, तो कोई अगर आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? पुष्प पौधे का जननांग है। पुष्प क्या है मेरे दोस्त? याद रखना, जो पुष्प होता है वो पौधों का जननांग होता है। क्या होता है? जननांग होता है। सिंपल सा एक प्रारूपिक पुष्प, अगर कोई पूछे व्हाट इज पुष्प, तो सिंपल सा आपको जवाब देना है। क्या देना है? पुष्प क्या है? तो सबसे पहला चीज, पुष्प क्या है? तने का रूपांतरित प्ररोह, तने का रूपांतरित प्ररोह ये है। दूसरा, पौधों का जननांग। ठीक है, हमारे शरीर में जैसे बहुत सारे अंग हैं, हर अंग का अपना अपना काम होता है ना? हर अंग का क्या होता है बच्चा? अपना अपना काम होता है। उसी तरीके से याद रखना, पौधों में क्या पाया जाता है? पुष्प पाया जाता है, और पुष्प का काम होता है जनन करने का। क्या करने का? जनन करने का। ठीक है, तो पुष्प क्या कहलाता है? पौधों का जननांग कहलाता है। क्या कहलाता है? पौधों का जननांग कहलाता है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। अब आगे बढ़ो। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया पुष्प के बारे में कि पुष्प भैया तने का रूपांतरित प्ररोह है, और ये पौधों का जननांग होता है, यानी वो अंग जहां पर जनन की क्रिया होगी। हमने आपको पुष्प का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। पुष्प दिखने में कुछ इस प्रकार का। पुष्प हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है एक लिंगी पुष्प, यानी ऐसा पुष्प जिसमें या तो नर भाग होगा या तो मादा भाग होगा, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो। अगर किसी पुष्प में नर और मादा में से केवल एक भाग प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे? एक लिंगी पुष्प कहेंगे। वहीं पर दूसरा होता है द्विलिंगी, जिसे हम उभयलिंगी भी कहते हैं। अब ये क्या है? उभयलिंगी का मतलब होता है ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों भाग प्रेजेंट हो। ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों भाग प्रेजेंट हो, हम उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी, यानी उभयलिंगी कहा जाता है। ठीक है, दोनों प्रेजेंट होगा तो द्विलिंगी, और केवल एक भाग प्रेजेंट होगा तो एक लिंगी। यहां तक क्लियर है? अब देखो, जब हमने आपको पुष्प का भाग पढ़ाया तो देखो, सबसे पहली चीज हम एक द्विलिंगी पुष्प का चित्र बनाते हैं। ये हमारा क्या है? मादा भाग, इसे कहते हैं मादा भाग। अब जहां मादा, उसके अगल बगल में आपको क्या मिलेगा? नर मंडाता हुआ, ये हमारा नर भाग है, इसे कहते हैं नर भाग। ठीक है, ये भी नर भाग है, ये भी हमारा नर भाग है। अब आगे बढ़िए, ये पुष्प जिसपे टिका हुआ है, ठीक है, ये हमारा मादा भाग है ना। मादा भाग जिसपे टिका होता है उसे कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन के अगल बगल हरे रंग की पत्तियां पाई जाती हैं। ऐसे हरे रंग की क्या होती है? पत्तियां, इन्हें कहते हैं बाह्य दल पुंज। फिर पुष्प में रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं, और रंग बिरंगी पत्तियों को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? याद रखना, दल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल कहते हैं। तो एक पुष्प का अगर आपसे भाग पूछा जाए कि पुष्प में क्या क्या, मैम आपने वादा किया था कि हैंड रिटन नोट देने के लिए, बिल्कुल, अगर निधि मैम ने कोई वादा किया है तो वो वादा निभाएंगे, है ना। अगर एक मैम होकर वादा करते तो नहीं निभाते। आपकी बहन ने वादा किया है तो वो वादा निभाया जाएगा इस क्लास के एंड में। ठीक है, इस क्लास का मतलब एक एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, उसका नोट्स आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, जैसे ही लास्ट क्लास होगा, लास्ट क्लास में आपको चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। उसी तरीके से फिर चैप्टर 2 का नोट्स। ठीक है, आपको नोट्स का चिंता नहीं करना है, नोट्स आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये आपको मिलेगा लास्ट में जब आप पूरा लेक्चर कंप्लीट करोगे। और हम निकालेंगे उन बच्चों का वीडियो जिनका वॉचिंग टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, जिनका वॉचिंग टाइम ज्यादा होगा मेरी क्लासेस में, ठीक है ना, तो उन तक नोट्स आराम से पहुंचेगा। याद है ना, बोले स्टार्टिंग के कुछ बच्चों को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को रेगुलर क्लासेस अटेंड करना है। जैसे ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है आप तक नोट्स पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर आइए। ये पुष्प के हमारे क्या, एक द्विलिंगी पुष्प का चित्र है। अब इसके भाग के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये जो रंग बिरंगी पत्तियां हैं इन्हें कहते हैं दलपुंज। अगर ढेर सारी पत्ती है तो दलपुंज कहलाएगा, एक पत्ती है तो दल कहलाएगा। फिर ये हमारा, फिर आ जाओ, ये बीच में जो आपका घड़े जैसा आकार दिखाई दे रहा, ये पुष्प का मादा भाग है। ये क्या है? पुष्प का मादा भाग है, जिसे क्या कहते हैं?
जायांग कहते हैं, जिसे जायांग कहा जाता है। ये हमारा पुष्प का नर भाग है और पुष्प के नर भाग को हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, पुमंग कहते हैं। ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ आइए, ये हरे रंग की पत्तियां दिखाई दे रही, इन्हें कहते हैं बाह्य दल पुंज, इन्हें कहते हैं बाह्य दल पुंज। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ढेर सारे हरे रंग की पत्तियां हैं तो बाह्य दल पुंज, एक है तो बाह्य दल कहलाएगा। फिर पुष्प जिस पे टिका होता है हम उसे कहते हैं पुष्पासन, उसे कहते हैं पुष्पासन। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो, है ना? क्या सभी को यहां तक क्लियर? ये एक द्विलिंगी पुष्प का चित्र है। इसमें क्या क्या दिखा? पुष्प का मादा भाग जायांग, पुष्प का नर भाग पुमंग, पुष्प में रंग बिरंगी पत्तियों को दलपुंज कहते हैं, पुष्प में हरे रंग की पत्तियों को बाह्य दलपुंज कहते हैं, और पुष्प जिस पे टिका है उसे पुष्पासन कहते हैं। और जो पुष्प का डंठल होता है उसे पुष्प वृंत कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं। अब देखिए, पुष्प के 4 भाग हैं, इनको 2 अंगों में बांटा जा सकता है। पुष्प के जितने भी भाग हैं उनको 2 अंगों में बांटा जाता है, आवश्यक अंग और दूसरा सहायक अंग, ठीक है। आवश्यक अंग का मतलब होता है पुष्प का वो भाग जिसके बिना जनन की क्रिया नहीं हो सकती। देखो, जितने भी हमारे आवृत बीजी पुष्प है, आवृत बीजी का मतलब ऐसा पुष्प जिसका बीज आवरण से ढका होता है। सरल शब्दों में ऐसे पौधे जिनके बीज फल के अंदर होते हैं, जिनके बीज कहाँ होते हैं? फल के अंदर होते हैं, हम उनको आवृत बीजी कहते हैं। और ऐसे पुष्पों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन, मैम ये सब तो बता चुकी ना, रिवीजन बच्चा, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं बच्चा, हम याद रखना। वो कहते हैं ना, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। हम एक चीज को इतनी बार पढ़ा देंगे कि आपके वो दिमाग में बैठ जाएगा। हम आपका 12th इतना अच्छे से तैयार करवाएंगे कि आप 12th पास करने के बाद 12th के बच्चों को पढ़ाओगे। लिख कर दे रहे, गारंटेड बच्चा, है ना। आपको हर एक चीज आपके दिमाग में फिट करवाना मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको अपनी बहन पर भरोसा रखना है और बस मेरी बातों को सुनना है। आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रिवीजन नहीं भी करोगे बायो का ना, हम रिवीजन कराएंगे। हर एक दिन पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे पिछला, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पुष्प के 4 भाग थे, पुमंग था, जायांग था, बाह्य दलपुंज था, दलपुंज था, ठीक है। इन चारों भागों को हम 2 अंगों में बांटेंगे, आवश्यक अंग और सहायक अंग। आवश्यक अंग का मतलब होता है ऐसा अंग जिसके बिना जनन की क्रिया संभव नहीं है, और सहायक अंग का मतलब होता है, ठीक है, पुष्प के वो भाग जिनके बिना जनन की क्रिया हो सकती है। आवश्यक में आते हैं 2, एक आता है हमारा जायांग और दूसरा आता है पुमंग, ठीक है। सहायक अंग का मतलब जो केवल सहायता करते हैं, तो सहायता करने वाले भाग का नाम है दलपुंज और बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ठीक है। अब इनकी इकाइयों की बात कर ले, ठीक है। सबकी इकाइयां आपको याद होनी चाहिए। जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। दलपुंज की इकाई को दल कहते हैं और बाह्य दलपुंज की इकाई को बाह्य दल कहते हैं, ठीक है। ये हमारा इकाई हो गया। अब चक्र की बात करते हैं, ठीक है। बाह्य दलपुंज प्रथम चक्र कहलाता है, सबसे बाहर में आपको ये मिलेगा। फिर आपको दलपुंज मिलेगा, द्वितीय चक्र, ठीक है। तीसरा चक्र हमारा पुमंग है और अंतिम चक्र हमारा स्त्री केसर है, ठीक है। तो एक चार्ट में सब कंप्लीट हो चुका। एक पुष्प के 2 अंग होते हैं, आवश्यक अंग और सहायक अंग, ठीक है। जो जनन के लिए जरूरी है उसे आवश्यक कहते हैं, जो जनन की क्रिया में केवल सहायता करता है उन्हें सहायक अंग कहते हैं, ठीक है। आवश्यक अंग में 2 आता है, जायांग यानी गाइनोसियम, पुमंग यानी एंड्रोसियम, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। जायांग की इकाई को स्त्री केसर यानी पिस्टल कहते हैं, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहा जाता है, दलपुंज की इकाई को दल कहेंगे और बाह्य दलपुंज की इकाई को बाह्य दल कहेंगे। यहाँ पर यह हमारा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। पुष्प के मुख्य चक्र याद रखना, पुष्प को 2 अंगों में बांटा जाता है, सहायक अंग और आवश्यक अंग, ठीक है। ये सभी को याद, सबका काम बता देते हैं, ये जो बहुत जरूरी है, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बाह्य दलपुंज, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है, इसे व्यक्तिगत, ठीक है, इसकी इकाई को बाह्य दल यानी सेपल कहते हैं। याद रखना, बाह्य दलपुंज को अंग्रेजी में पूछ रहे थे ना, कैलेक्स कहते हैं बच्चा, कैलेक्स यहाँ पे लिख दे। बाह्य दलपुंज को क्या कहा जाता है? कैलेक्स कहा जाता है, कैलेक्स, ठीक है, और इसकी इकाई को सेपल कहते हैं, सेपल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, तो ये सभी को याद रखना है। तो हम कहां पे बच्चा? बाह्य दलपुंज, ठीक है। एक पुष्प में जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं, हरे रंग की पत्ती जैसी संरचना को बाह्य दलपुंज कहते हैं। इसका काम क्या है? तो याद रखना, जब पुष्प अपनी कली अवस्था में रहता है, जब पुष्प किस में रहेगा? अपनी कली अवस्था में रहेगा, तब ये उसको सुरक्षा देने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि ये हरे होते हैं तो इसका मतलब है ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सभी को याद रखना है। क्लियर? मैम डाउट नहीं चल रहा? शिवानी बच्चा, मेरा ना बोर्ड खराब है, मेरा नाम भौकाली मैम नहीं है, मेरा नाम गड़बड़ मैम है, ठीक है, बिना गड़बड़ का हमारा कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो डाउट ना लास्ट में तुम लोगों का कमेंट पढ़ लेंगे, प्लीज हमको आज के लिए माफ कर दो, हमारा बोर्ड थोड़ा सा खराब है, ठीक है। बस दो दिन के क्लास में दिक्कत होगा, फिर हम प्रयागराज चले जाएंगे, है ना, तो प्रयागराज से क्लास लेंगे तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, आओ भैया आगे बढ़ा जाए। दूसरा हमारा क्या था? दलपुंज था। दलपुंज यह पुष्प का दूसरा चक्र है जो बाह्य दल के अंदर स्थित होता है। यह पुष्प की रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं। ये इनका काम क्या होता है? ये अपने आकर्षक रंगों के वजह से कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इनका काम होता है परागण की क्रिया के लिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाह्य दलपुंज, जब हमारा कोई पुष्प कली अवस्था में हो, देखिए कभी कली देखना, ठीक है, कली देखना है ना, ये हमारा एक पुष्प है जो अपनी कली अवस्था में है। तो जो हमारा बाह्य दलपुंज होता है ना, वो उसको ऐसे ढक कर रखता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो बाह्य दलपुंज क्या करता है? पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा देता है। और जो पुष्प की रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं, ये क्या करती हैं? ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ये क्या करेंगी? कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। ये भी हमारा कंप्लीट। अब आ जाओ सबसे मेन, पुष्प का नर भाग जिसको पुमंग कहते हैं, ठीक है। यह पुष्प का तीसरा चक्र और नर जननांग है, ठीक है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। अब पुंकेसर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है, नीचे का डंठल वृत्त कहलाता है। अब देखो, जैसे हमारा शरीर में ये क्या है बच्चा? ये हमारा सर है, ये हमारा धड़ है, ये हमारा सर है, ये हमारा धड़ है। सर और धड़ को कौन जोड़ता है? गर्दन। हमारा देखो जिराफ की तरह गर्दन है, ठीक है। हमारे घर वाले कहते हैं ना हमारा गर्दन जिराफ की तरह है, ठीक है। छोड़ो, उसको छुपा लेते हैं गर्दन को, ध्यान मत दीजिए, नजर लग जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे सर को और धड़ को भैया जोड़ने वाला कौन है? गर्दन है ना। उसी तरीके से नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर में ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है, नीचे का डंठल वृंत कहलाता है। नीचे के डंठल को क्या कहते हैं बच्चा? वृंत कहते हैं। और इन दोनों को जोड़ने वाला परागकोश और वृंत आपस में जहां पे जुड़ रहे उसे योजी कहते हैं, उसे योजी कहा जाता है। ये सभी को याद रखना है। बताइए यहां तक सभी को क्लियर है? परागकोश और वृंत को आपस में जोड़े, परागकोश और वृंत आपस में जहां जुड़ते हैं हम उसे क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? योजी कहते हैं। ये सभी को याद रखना है। आगे आ जाओ भैया, ठीक है। पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं। ये सबसे अंतिम और चौथा चक्र है, ठीक है। इसकी इकाई को स्त्री केसर, जायांग की इकाई को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। जायांग बच्चा देखो देखने में कुछ इस प्रकार का होता है ना। जायांग का बना देते हैं आपको, ल ल ल। अब इसके बाद मेन स्टार्ट होगा, ठीक है। रिवीजन हमारा कंप्लीट हो चुका, पहले क्लास में यही तक पढ़ाए थे। जायांग, देखो जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर में ऊपर का छतरी नुमा भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। फिर ये नलिका नुमा, ये खोखला नली होता है, इसे वर्तिका कहते हैं। और सबसे नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, ठीक है। ये सभी को याद रखना है। यहाँ पर एक जगह बना दे, ये पुष्प का नर भाग है और ये पुष्प का मादा भाग है, ठीक है। इसको बनाने का प्रैक्टिस कर लेना, इजी है। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग।
अंग्रेजी में एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है। पुमंग की इकाई को कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर अंग्रेजी में स्टेमन। वहीं पर अगर बात करें पुष्प के मादा भाग को कहते हैं जायांग, अंग्रेजी में गाइनोसियम, गाइनोसियम, ठीक है। आगे जायांग की इकाई को कहते हैं स्त्री केसर, अंग्रेजी में पिस्टल। अरे मोरी मैया ये क्या हो गया जी? देखिए अब तुम लोग आदत डाल लो, बिना गड़बड़ का हमारा क्लास नहीं चलता है, ठीक है। बिहार वाले हमको एक्सेप्ट कर लिए हैं गड़बड़ मैम के नाम से, आप लोग भी प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। रोज का आदत डाल लो, ऐसे ही गड़बड़ होता रहेगा मेरे क्लास में। स्त्री केसर को अंग्रेजी में कहते हैं पिस्टल, पिस्टल, ठीक है। अब सबका नाम एक बार हो जाए फटाफट से। ऊपर का फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा? परागकोश, यानी परागकोश यानी पोलन सैक। नीचे का कहलाता है फिलामेंट यानी पूतंतु, पूतंतु, पूतंतु। और इसको जोड़ने वाले को कहते हैं योजी यानी कनेक्टिव। यहां पे बात करें ऊपर का छतरी नुमा भाग कहलाता है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, ये कहलाएगा वर्तिका यानी स्टाइल। लड़कियां स्टाइल मारती है ना, तो स्टाइल से याद रखना। और सबसे नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय यानी ओवरी। और इस तरीके से ये दोनों कंप्लीट, ठीक है। यहां तक क्लियर है? दीदू किशन सर कहां से क्लास लेते हैं? प्रयागराज, प्रयागराज से लेते हैं, है ना, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है? ओके ओके, डन डन डन, बताओ फटाफट सभी को यहां तक क्लियर? बिल्कुल लिख सकते तमन्ना, ये बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग देखो जिंदगी में याद रखो अपना नोट्स ही बेस्ट है, ठीक है। भले ही लोगों को जितने भी लड़का लोग होते हैं, लड़का लोगों की बात करेंगे, लड़कियों को नहीं, है ना। जितने भी लड़का लोग होते हैं ना, लड़का लोगों को दूसरों की गर्लफ्रेंड और दूसरों का नोट जल्दी पसंद आता है, लेकिन सच्चाई भैया क्या है? अपना वाला ही बेस्ट होता है। जो आपके पास है वो बेस्ट है, तो उसी में खुश रहिए, है ना। अपना अपना भैया कहते हैं ना, अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक है। तो प्लीज दूसरों के चक्कर में मत पड़िए। तो आप अपना नोट्स खुद बनाइए, किसी दूसरे के नोट्स लेकर बनाओगे बेकार होगा जी, ठीक है। खुद का नोट्स बनाइए, क्लियर। और लड़कियां तो खासकर, लड़कियां तुम दूसरे के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। आप खुद का अपना नोट्स बनाइए। और लड़का लोग आप लोग प्रूफ करो, निधि मैम के स्टूडेंट हो, खुद नोट्स बनाओ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में पुष्प के नर भाग के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखना पुष्प के नर भाग के बारे में हम सारा चीज पढ़ने वाले हैं। जायांग के प्रकार हम पढ़ाए थे ना पिछले क्लास में, याद है? जायांग के प्रकार, ठीक है। एक आपका था युक्तांडपी। युक्तांडपी का मतलब होता है जब अंडाशय आपस में चिपके होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, ये एक, ये दो, ठीक है। दो जायांगे, दोनों का अंडाशय आपस में चिपका हुआ है, इसे युक्तांडपी कहते हैं। और वियुक्तांडपी का मतलब होता है जब अंडक अलग अलग होगा, वियुक्तांडपी, ठीक है। वियुक्तांडपी, तांडपी, तो याद रखना जब क्या होगा? अंडक अलग अलग होगा, ये अलग, ये अलग, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है, युक्तांडपी और वियुक्तांडपी, ये सभी को याद रखना है। क्लियर? क्लियर है। चलो तो रिवीजन सारा हो चुका। पिछले क्लासेस में हम जो जो पढ़ाए थे सब पढ़ा दिए। अब स्टार्ट कर रहे नया टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे पुमंग के बारे में सब कुछ। पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र है और यह नर जनन अंगों से बना होता है, ठीक है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इतना तो हमको लग रहा है हर बच्चे को पता चल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक एक चीज पढ़ने वाले। पुंकेसर को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। पूतंतु, यह एक लंबा पतला डंठल होता है, इसका समीपस्थ सिरा पुष्पासन या दल से जुड़ा होता है। दूसरा परागकोश, यह पूतंतु के सिर पर स्थित फूला हुआ भाग होता है, ठीक है। अब हम एक बार आपको लिख कर बताएंगे, ठीक है, एक एक। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पुमंग के बारे में, ठीक है। इसमें अगर आ गया परीक्षा में तो क्या लिखोगे? लिखना पुष्प के नर भाग को हम लिख लिख कर पढ़ाने वालों में से, पीडीएफ लेकर नहीं। पुष्प के नर भाग को कॉपी निकालो, लिखो। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं, पुमंग कहते हैं। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, यह पुष्प का तीसरा चक्र है, यह पुष्प का तीसरा चक्र है। यह पुष्प का आवश्यक अंग है, यह पुष्प का आवश्यक अंग है।
आवश्यक अंग है, क्योंकि इसके बिना जनन संभव नहीं है, क्योंकि यह जनन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह पादपों में लैंगिक जनन के लिए जरूरी है, क्योंकि यह पादपों में लैंगिक जनन के लिए जरूरी है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखेंगे? पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इतना देखो, आपको परीक्षा में ऐसे ही लिखना है। आप कथा देखो, लिखने का तरीका भी परीक्षा में हम बताएंगे कैसे लिखना है। आप बच्चा याद रखो, ठीक है। आप कथा कहानी की तरह नहीं लिखोगे, आप मेरे स्टूडेंट हो, पॉइंट वाइज लिखोगे। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया, वरना पीडीएफ लेकर आए हैं, पीडीएफ से लिख लेना, ठीक है। ये याद रखो, कोई अगर राइटिंग का बुराई करता हुआ हमको मिलेगा, नेक्स्ट डे से पीडीएफ से पढ़ाकर चले जाएंगे। तो आप लोग के लिए लिख लिख कर पढ़ाते तो इज्जत करिएगा, ठीक है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर कहते हैं। क्लियर? पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पुंकेसर को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। पहला पूतंतु अंग्रेजी में फिलामेंट। दूसरा परागकोश, अंग्रेजी में पोलेन सेक। ठीक है, अंग्रेजी नाम लिखते चलना। पुमंग, यहां पे लिख दो एंड्रोसियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, यहां तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक सबको समझ में आ गया? मैम सब समझ आ रहा है, लिख कर ही पढ़ाइए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच तू मेरी बहन। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पहले पढ़ेंगे पूतंतु के बारे में। ठीक है, पूतंतु यानी फिलामेंट। अब ये क्या है? फिलामेंट क्या है? तो देखो, यह पुंकेसर का लंबा पतला एवं डंठल जैसा संरचना है। एवं डंठल जैसी संरचना होती है। आगे, इसका अंतिम सिरा पुष्पासन या दल से जुड़ा होता है। तथा दूसरा सिरा परागकोश से जुड़ा होता है। ठीक है, यहां पर स्टार डालकर लिख देना। परागकोश एवं पूतंतु जहां आपस में जुड़ते हैं, उसे योजी कहते हैं। उसे योजी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूतंतु क्या है? तो याद रखिएगा, हमारा ये परागकोश था। इस परागकोश में ये जो लंबा सा भाग है, इसे कहते हैं पूतंतु। इस तरीके से जब आप एग्जाम में लिखना ना, तो साइड में लिखोगे, एक तरफ फिगर बनाओगे, और फिगर बनाने के बाद ऐसे बॉक्स पूरा एग्जाम के लिए आपको तैयार करेंगे। ठीक है, नोट्स कैसे बनाना है प्रॉपर आपको अपने एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है। एक तरफ लिखोगे, साइड में उसका फिगर, हर एक चीज का छोटा छोटा फिगर बना के लिखोगे। ये हमारा पूतंतु है, और इस पॉइंट को बताना योजी। ठीक है, इसका ये वाला सिरा क्या होता है? आपका
अंतिम सिरा, ये या तो पुष्पासन से जुड़ा होता है या तो बच्चा आपका दल से जुड़ा होता है। अब हम ऊपर का भाग पढ़ने वाले हैं परागकोश, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा पॉइंट है परागकोश, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग, पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग, ठीक है, इसको पहले समझेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा पुष्प था, नरभाग, जिसको क्या कहते हैं, पुमंग। पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं बच्चा, जल्दी बताओ, ठीक है। नालायक को बाद में बतिया लेना, पूरा टाइम देंगे, ठीक है। 15 मिनट हम लोग खुद बैठकर बतियाएंगे, ठीक है। निधि मैम खुद इतना बकर बकर करती हैं, हम खुद ही बतियाएंगे जी, लेकिन अभी पढ़ लीजिए पहले, फिर हम लोग लास्ट में बात किया जाएगा। अभी ये बताओ, ठीक है, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेस कहते हैं। पुंकेसर का ऊपर का फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा, परागकोश कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे बच्चा, याद रखना, परागकोश कहेंगे, ठीक है। ये हमारा परागकोश है। अब देखो, हम थोड़े से ना खुलबुल्ली टाइप के इंसान हैं, हम भी तुम भी, ठीक है। हम लोगों को कोई चीज दिख जाता है तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं, का है, एकरा अंदर का है, एकरा बहरा का है, ऐसा हालत हो जाता है ना। हमको मिला, ठीक है, हमको पुष्प का नर भाग मिला, उसका ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश, हमने इसको निकाल लिया। अब मेरे अंदर छटपटी हो रहा है, ठीक है, मेरे अंदर खुलबुल्ली मच रहा है, अंदरवा एकरे का है, ये दिखने में कैसा है, हमको देखना है, ठीक है। ऐसे हमारे अंदर हो रहा था। हमको दिखा फरसा, फरसा समझ आता है, ठीक है। गांव वाले लोगों को फरसा समझ आएगा, शहरी लोग चलो तुम लोगों के लिए चाकू। हमको दिखा चाकू, ठीक है, हम उठाए चाकू और बीच से काट दिए, यानी अनुप्रस्थ काट कर दिए। कैसा काट बच्चा, याद रखना, इसको हमने बीच से काट दिया, अनुप्रस्थ काट हमने कर दिया। जब हमने इसको बीच से काटा, अब ये दो भाग में बट गया, एक तो ऊपर वाला ऐसे और एक तो नीचे वाला ऐसे, ठीक है, इस तरीके से नीचे वाला है ना, ऐसे दो भागों में बट गया। अब हम अंदर से झांकेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता दे, ये मान लो हमारे पास, ठीक है, आजा आजा, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, इस तरीके का परागकोश था। हमने भैया चाकू से बीच से काट दिया। अब काटने पर ये दो भाग, एक तो ये, एक तो ये। अब हम अंदर झांक कर देखेंगे अंदर क्या है, ऐसे, ठीक है, अंदर झांक कर देखेंगे अंदर क्या है। तो चलो झांक कर देखते हैं, उससे पहले पानी पी लेते हैं। आप लोग भी प्लीज पानी पी लीजिए। हाँ, लोगों को पढ़ाते पढ़ाते तो हम थक गए जी। चलिए, ठीक है। अब देखो हम कहाँ पे थे, ये हमारा इंग्लिश टर्म लास्ट में पूरा लिखवा के जाएंगे, एक जगह पर पूरा इंग्लिश टर्म लिखेंगे हम, ठीक है। आप बस मेरी क्लास तो करो पहले। देखो हमने क्या किया, ये ऊपर का फूला हुआ भाग क्या है, परागकोश, जिसको पोलन सेक कहते हैं। जब हमने इसको बीच से काटा तो काटने पर भैया हमको अंदर से कुछ ऐसा संरचना मिला, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का। मतलब ये अंदर से दो पालियों में बटा हुआ है। अंदर से क्या है बच्चा, ये दो पालियों में बटा है। पहला चीज, पाला देखो, कबड्डी खेले हो कि नहीं, कबड्डी, कबड्डी में दो पाला होता है ना, जिसमें ऐसे पैर छू के करते हैं, हुड़ हुड़ कबड्डी 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 कबड्डी, ऐसे करते हैं ना बच्चा, बस उसी तरीके से याद रखना है, ठीक है। जैसे कबड्डी में पाला होता है ना, उसी तरीके से जब हमने इसको काटा और काट के अंदर देखा तो ये दो पाली में बटा हुआ है। कितने पाली में, दो पाली में बटा हुआ है और चार कोनों वाला, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, चार कोने वाला है, ठीक है। दो चीज पता चला। तीसरा हमको क्या पता चला, इसके चारों कोनों पर छोटी छोटी थैलियां, इसके चारों कोनों पर क्या है, छोटी छोटी थैलियां हैं। इन थैलियों को कहते हैं लघु बीजाणु धानी। क्या है, लघु बीजाणु धानी। अब एक चीज बताओ, अगर हम बोले आलू का बोरा, ठीक है, हम बोले कि मेरे घर में आलू का बोरा है, तो जरा बताओ उस बोरे के अंदर क्या है। तो आप कहोगे क्या मैम, आलू का बोरा, एक मतलब उस बोरा में आलू है। लेकिन वही तरह से इन थैलियों का नाम है लघु बीजाणु धानी। क्या नाम है, लघु बीजाणु धानी। धानी का मतलब होता है थैला। तो आप बताओ इस थैले के अंदर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, लघु बीजाणु। क्या मिलेगा, लघु बीजाणु। लघु बीजाणु को ही हम परागकण कहते हैं। जैसे घर पर हम पढ़ते हैं तो घर पे हमको मम्मी बोल देती है ना जी, है कलू कहाँ जा रही हो, है कलुआ कहाँ जा रहे हो। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो आपका नाम बोला जाता है, सुभाष चंद्र, हेमलता,
मयंक कुमार, नजरा, आंचल, ऐसे आप लोगों का नाम है। ठीक है, घर पे भले आपको कल्लू मल्लू चल्लू ऐसे बोल दिया जाता है, बाहर आपका कुछ और नाम है। सेम उसी तरीके से लघु बीजाणु धानी के अंदर जब तक है इसको लघु बीजाणु कहते हैं और आगे चलकर इसी को परागकण कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नाम इसी का है। ठीक है, दोनों नाम इसी का है। हमने क्या क्या चीजें बताया जरा बताओ तो। हमने बताया जब हम पराग, ठीक है, पुंकेसर का ऊपर का फूला हुआ भाग, ठीक है, पुष्प के नर भाग को पुमंग यानी एंड्रोसियम कहते हैं। पुमंग की इकाई को पुंकेसर यानी स्टेमन कहते हैं। पुंकेसर का ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश यानी पोलन सेक कहलाता है और नीचे का डंठल पुतंतु यानी फिलामेंट कहलाता है। ठीक है, परागकोश का अनुप्रस्थ काट करने पर देख, जब परागकोश का अनुप्रस्थ काट करते हैं तो पता चलता है ये दो पालियों में बटा हुआ है। ये 4 कोनों वाली संरचना है। इसके चारों कोनों पर छोटी छोटी थैलियां हैं जिनको लघु बीजाणु धानी कहते हैं, जिनको लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। और इस धानी के अंदर लघु बीजाणु पाए जाते हैं। इन धानी के अंदर क्या पाया जाता है? लघु बीजाणु भरे होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बताओ यहां तक सभी को क्लियर? बोलो बोलो, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, सभी बच्चा पार्टी को यहां तक समझ में आ गया। आ जाओ आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमने कहा अंदर से देखने पर ये कुछ इस प्रकार का था। अंदर से देखने पर कुछ इस प्रकार का था। 2 पाली में बटा है और 4 कोनों वाला है। चारों कोनों पर छोटी छोटी थैलियां हैं। अब देखो इन थैलियों के चारों तरफ 4 परत पाए जाते हैं। कितने? 4 परत पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो परत ये है, फिर ये दूसरा परत, फिर ये तीसरा परत और सबसे लास्ट में अंतिम परत पाया जाता है जिसको टेपिटम कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? टेपिटम कहा जाता है। अब नामकरण हो जाए। ठीक है, नामकरण करते हैं। अरे गलती हो गया। ठीक है, नामकरण करते हैं। बाहरी वाली परत को कहते हैं बाह्य परत, अंग्रेजी में एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है। फिर दूसरी वाली परत को कहते हैं अंतः परत, अंग्रेजी में एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, ठीक है। तीसरी परत को कहते हैं मध्य परत, अंग्रेजी में मिडल लेयर। मिडल लेयर। और अंतिम सबसे लास्ट वाली परत को कहते हैं टेपिटम, अंग्रेजी में भी टेपिटम कहते हैं। ठीक है, तो लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ 4 परत पाया जाता है। कितना बच्चा? याद रखना, 4 परत पाया जाता है। सबसे बाहरी परत को कहते हैं बाह्य परत यानी एपिडर्मिस। दूसरा परत कहलाता है अंतः परत यानी एंडोथीसियम। तीसरा कहलाता है मध्य परत यानी मिडल लेयर। ठीक है, और चौथा कहलाता है टेपिटम। क्या कहलाता है? टेपिटम कहलाता है। ये अंदर लघु बीजाणु धानी है जिसके अंदर हमारा लघु बीजाणु भरा होता है। बताइए क्लियर है? बोलो बोलो, क्या यहां तक सभी को क्लियर? परागकोश के बारे में लिखे जरा। परागकोश पर आए बच्चा। ठीक है, परागकोश पर आ जाते हैं। ठीक है, परागकोश सबसे पहले समझो। ठीक है, परागकोश द्विपालित होता है यानी 2 पालियों में बटा होता है। ठीक है, 4 कोनों वाला होता है, चतुष्कोणीय। इसके चारों कोनों पर छोटी छोटी थैलियां होती है जिनको क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी कहते हैं। कितने? 4 छोटी छोटी थैलियां होती हैं। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 थैलियां होती हैं। फिर आगे की तरफ एक अनुप्रस्थ काट करने पर हमें क्या दिखाई देगा कि लगभग गोलाकार दिखाई देता है। यह मुख्य रूप से 4 भित्ति परतों से घिरा होता है। ठीक है, बाहरी परत इन जिसका काम होता है संरक्षण करना। टेपिटम। चलो भैया यहाँ पर आ जाओ। अब हम आ जाते हैं किस पर? परागकोश। ठीक है, इसमें लिखेंगे पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग, पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग, पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग परागकोश ब्रैकेट में पोलन सेक कहलाता है। पोलन सेक कहलाता है। ठीक है, ये आप
आपको याद रखना है। पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग परागकोश यानी पोलन सैक कहलाता है। फिर आगे बढ़िए, ठीक है। पुंकेसर का परागकोश, परागकोश परागकोश का अनुप्रस्थ काट करने पर, अनुप्रस्थ काट करने पर, अनुप्रस्थ काट करने पर यह ज्ञात होता है, यह ज्ञात होता है कि परागकोश द्विपालित होता है, द्विपालित ब्रैकेट में बाइलोब, द्विपालित अर्थात यह दो पालियों में बटा होता है, ठीक है। परागकोश द्विपालित अर्थात यह दो पालियों में बटा होता है, यह दो पालियों में बटा होता है, ठीक है। आगे, यह चतुष्कोणीय अर्थात चार कोनों वाला होता है। नेक्स्ट, यह चतुष्कोणीय अर्थात चार कोनों वाला होता है, चार कोनों वाला होता है, ठीक है। याद रखना, पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है। परागकोश का अनुप्रस्थ काट करने पर यह ज्ञात होता है कि परागकोश द्विपालित अर्थात यह दो पालियों में बटा होता है, यह चतुष्कोणीय अर्थात चार कोनों वाला होता है, अर्थात चार कोनों वाला होता है। नेक्स्ट बच्चा, ठीक है। अगला, इसके चारों कोनों पर छोटी छोटी थैलियां पाई जाती हैं, इसके चारों कोनों पर छोटी छोटी थैलियां होती हैं, छोटी छोटी थैलियां होती हैं, इसके चारों कोनों पर छोटी छोटी थैलियां होती हैं, जिसे लघु बीजाणु धानी कहा जाता है, जिसे लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। आगे, लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु भरे होते हैं, लघु बीजाणु धानी के अंदर, लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु, ठीक है। लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु भरे होते हैं, ठीक है। लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु भरे होते हैं। आगे, लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ, लघु बीजाणु धानी सुरक्षा एवं पोषण के लिए लघु बीजाणु धानी के भीतर, लघु बीजाणु धानी के भीतर उपस्थित लघु बीजाणु के सुरक्षा, लघु बीजाणु के सुरक्षा एवं पोषण के लिए लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ चार परत पाया जाता है, लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ चार परत पाया जाता है, चारों तरफ चार परत पाया जाता है। ठीक है, चार परत कौन कौन से हैं? अब तो सबको याद हो गया। बताओ मेरे साथ, पहले परत का नाम बाह्य परत, अंग्रेजी में एपिडर्मिस। दूसरे का नाम है अंतः परत, अंग्रेजी में एंडोथीसियम।
तीसरे का नाम है मध्य परत, अंग्रेजी में मिडल लेयर। लास्ट वाले का नाम है टेपिटम, जिसको टेपिटम ही कहते हैं। अब ध्यान से समझो, ठीक है। ऊपर की तीनों परत, ठीक है, कौन कौन सा? बाह्य परत, अंतः परत और मध्य परत। ये तीनों का काम होता है सुरक्षा देना। इन तीनों का क्या काम होता है बच्चा? याद रखना, ये तीनों एक ही काम करती हैं। क्या करती हैं? लघु बीजाणु को सुरक्षा देने का, सिक्योरिटी का काम करते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या करती है? याद रखना, ठीक है मैम। और सभी चैप्टर भी इतनी शॉर्ट में करना। ओके दीदू प्लीज, ओके ओके मयंक, पक्का, ठीक है। चलिए, ऊपर के जो हमारे बाह्य परत, अंतः परत और मध्य परत है, ये तीनों क्या करते हैं बच्चा? तो याद रखना, ये तीनों के तीनों सुरक्षा देने का काम करते हैं। किसका? सुरक्षा देने का काम करते हैं। और जो लास्ट का हमारा टेपिटम परत है, कौन सा परत है? टेपिटम परत है। ये क्या करता है? ये पोषण देने का काम करता है। इसका काम है पोषण देना। क्या करना? पोषण। ठीक है, ऊपर के तीनों सुरक्षा देंगे, ये लघु बीजाणुओं को पोषण देता है। क्या देता है? लघु बीजाणुओं को पोषण देता है। आपके परीक्षा में इस पर स्टार लगाओ, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चा याद रखना, ये सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। टेपिटम पे स्टार बना लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी बताओ, अभी तक में जितना पढ़ा है क्लियर है? बोलो एक बार क्लियर लिखो, सारे लोग क्लियर लिखो, देन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। फटाफट से एक बार क्लियर लिखिए, तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। प्लीज मैम क्लियर है। ओके, ठीक है। यहां तक लगभग हमको लग रहा हर एक बच्चे को समझ में आ गया है। अगर ध्यान से सुनोगे तो हर एक चीज समझ में आएगा, नहीं ध्यान से सुनोगे, बतियाओगे, नहीं समझ आएगा, फिर हमको मत बोलना, ठीक है, हमको मत बोलना। अब देखो, चारों के बारे में हम एक बार एक एक पॉइंट लिखकर बता देते हैं, ठीक है। देखो, सबसे याद रखना, 4 परत है, 4 में से 3 परतों का काम, ठीक है। 3 परत कौन कौन से? बाह्य परत, अंतः परत और मध्य परत। ये तीनों का काम होता है सुरक्षा देना। कौन कौन सा? बाह्य परत, अंतः परत और मध्य परत। ये तीनों क्या करते हैं? सुरक्षा देने का काम करते हैं, ठीक है। इन तीनों परतों का मुख्य कार्य संरक्षण और परागकोश के स्फुटन में मदद करना है, ताकि परागकण बाहर निकल सके। देखो, हमारे इस फूले हुए भाग के अंदर क्या है? परागकण भरा हुआ है, ठीक है। छोटी छोटी थैलियां हैं, इन थैलियों के अंदर परागकण भरा हुआ है, ठीक है। इनको बाहर निकलना है। इनको क्या करना है? जैसे आप लोग घर में रहते हो तो आप लोगों को रहता है ना, मम्मी पापा जैसे ही बाहर निकलेंगे हम खेलने के लिए निकल जाएंगे, उन लोग जैसे ही सोएंगे हम भाग जाएंगे खेलने के लिए। सेम उसी तरीके से हमारा जो इसके अंदर लघु बीजाणु बना है, इसको भी बाहर निकलना है। इसको भी क्या करना है? बाहर निकलना है। अब बाहर निकलेगा भैया कैसे? कौन मदद करेगा? तो जो ऊपर के 3 परत है, इनका काम यही है, इनको सुरक्षा देना और परागकोश के स्फुटन, यानी परागकोश के फूटने में, ताकि परागकोश फूटे और ये बाहर निकल सके। परागकोश के स्फुटन में मदद करना, ताकि परागकण बाहर निकल सके। सबसे पहले बात करते हैं बाह्य त्वचा यानी बाह्य परत का। यह सबसे बाहरी एकल परत वाली रक्षात्मक परत है। दूसरा अंतः परत, यह दूसरी परत है। इसकी कोशिकाएं रेशेदार होती हैं, जो परागकोश के फटने में मदद करती है। तीसरा मध्य परत, ये 3 परतों से मिलकर बनी होती है। यह 1 से 3 परतों वाली होती है। यह अल्पकालिक होती है, जैसे ही हमारा लघु बीजाणु परिपक्व होगा ये नष्ट हो जाएगा। और चौथा हमारा परत है टेपिटम, ये इंपॉर्टेंट है। यह सबसे आंतरिक और महत्वपूर्ण परत है। इसकी कोशिका में सघन जीव द्रव्य, क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है। टेपिटम की कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य पाया जाता है और ये बहुकोशिकीय एंडोथीसियम होती है ना। और सामान्यतः 1 से अधिक केंद्रक वाली होती है। विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देती हैं। ये क्या करती हैं? विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देने का काम करती हैं। इतना ही नहीं, इनसे एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है कैलस, और ये क्या करता है? लघु बीजाणुओं को अलग करता है, जो आगे पढ़ाएंगे। बस अभी इतना ही समझो कि टेपिटम यह सबसे आंतरिक और महत्वपूर्ण परत है। इसकी कोशिका द्रव्य, इसकी कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य होता है। इसमें 1 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। यह विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देने का काम करता है। क्या करता है? यह विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देने का काम करता है। बताइए, यहां तक
सबको समझ में आया कि नहीं? सारा लिख लिख कर पढ़ाए हैं, एक बार इन चारों के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बाह्य परत के बारे में, बाह्य परत एपिडर्मिस, यह लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ, यह लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ पाई जाने वाली परतों में से, चारों तरफ पाई जाने वाली परतों में से सबसे बाहरी परत है, में से सबसे बाहरी परत है। यह लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणु को सुरक्षा देती है। यह लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणु, यह लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणुओं को, ठीक है, यह लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणुओं को सुरक्षा देती है, एवं परागकोश स्फुटन में मदद करती है, एवं परागकोश स्फुटन में मदद करती है। यह एक परत वाली पतली परत होती है, यह एक परत वाली पतली परत होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा दूसरा क्या था? दूसरे का नाम है अंतःपरत। यह बाह्य परत एवं मध्य परत के बीच में पाई जाने वाली परत है। यह बाह्य परत एवं मध्य परत के बीच में पाई जाने वाली परत है, ठीक है। यह बाह्य परत एवं मध्य परत के बीच में पाई जाने वाली परत है। यह लघु बीजाणुओं को सुरक्षा देती है, यह लघु बीजाणुओं को सुरक्षा देती है। आगे, इसकी कोशिकाएं रेशेदार होती है, इसकी कोशिकाएं रेशेदार होती हैं, ठीक है। तीसरा हमारा मध्य परत। यह 3 परतों से मिलकर बना एक मोटा परत होता है। यह 3 परतों से मिलकर बना एक मोटा परत होता है, ठीक है। अगला, यह अल्पकालिक होता है। यह अल्पकालिक अर्थात बहुत कम समय के लिए होता है, होता है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट इसी में लिख देना, यह लघु बीजाणुओं के परिपक्व हो जाने के पश्चात नष्ट हो जाता है। यह लघु बीजाणुओं के परिपक्व हो जाने के पश्चात नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब चौथा हमारा अंतिम परत है, जिसका नाम है टेपिटम।
रक्त, ठीक है, यह लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ पाई जाने वाली यह लघु बीजाणु धानी, यह लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ यह लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ पाई जाने वाली सबसे अंतिम एवं महत्वपूर्ण परत होती है, ठीक है। यह बहुकेंद्रकीय होती है, इनकी कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य पाया जाता है, इनकी कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है, अगला, यह पराग कणों को पोषण देने का काम करती, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसी का है। इसका बाकी तीनों क्या कर रही थी, लघु बीजाणु यानी पराग कण को सुरक्षा देने का काम करती थी। क्या करने का, सुरक्षा देने का काम करती थी। बट याद रखना इसका काम अलग है। ये क्या करता है, ये पोषण देने का काम करता है। किसका काम करेगा, पोषण देने का काम करेगा। तो इसमें डाल देना, यह लघु बीजाणुओं को पोषण देने का काम करती है। यह लघु बीजाणुओं को पोषण देने का कार्य करती है ना। ये आपको याद रखना, ठीक है, ये सभी को याद रखना। बताओ, कर लोगे? बोलो, क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? फटाफट से एक बार बताइए, ठीक है। अभी तक में जितना भी हमने आपको पढ़ाया, क्या सभी को क्लियर है? जी मैम, यस मैम, जो भी है फटाफट से बताइए। लगभग हमको लग रहा है हर एक बच्चे को यहाँ तक समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है दीदू, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया, है ना। यही रिस्पॉन्स हमको चाहिए, है ना, यही रिस्पॉन्स बच्चा हमको चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या सवाल होगा कि मैम आपने कहा कि इस लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु है, क्या है, लघु बीजाणु है, लेकिन मैम इसके अंदर ये आया कैसे, इसके अंदर ये कैसे आया, ये आपके मन में सवाल होना चाहिए। तो सवाल को हम दूर करेंगे कल के क्लास में, ठीक है। इसको समझना है। देखो, जब अभी आपको कराएंगे थोड़ा सा, ताकि आपको कल दिक्कत ना हो, ठीक है। कल अगर आपको अच्छे से समझना है ना, तो आज आपको बच्चा ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये आज का बस कर लो, बस क्लास खत्म है। देखो थोड़ा सा और बचा है, ठीक है। बस एक बार मेरी बातों को समझ लो, ठीक है। हम आपको वापस से ले चलते हैं एक कहानी। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, आ जाओ, ठीक है। ये देखो, ये हमारा पुष्प का नर भाग है, पुमंग। ढेर सारा होता तो क्या कहलाएगा, पुमंग कहलाएगा। एक है तो क्या कहलाएगा, पुंकेसर कहलाएगा। पुंकेसर का ऊपर का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है। अब मेरे मन में ये सवाल आया कि आखिर इस परागकोश के अंदर वो छोटी छोटी थैलियां कैसे बनी, और परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकण होता है। परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है बच्चा, परागकण, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, परागकोश के अंदर क्या है, परागकण है। परागकण को अंग्रेजी में पोलन ग्रेन कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। परागकण का ही दूसरा नाम लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु है,
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लघु बीजाणु को अंग्रेजी में माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन को कहते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, माइक्रोस्पोर, ठीक है, लघु बीजाणु को कहते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब इनको समझो, एक बार छोटा सा बस कहानी सुनाएंगे, समझ लो, ठीक है। जब हमको मेरे मन में सवाल आया कि आखिर इस परागकण के अंदर, आखिर इस पराग कोश के अंदर परागकण कैसे बना, आखिर इसके अंदर परागकण कैसे आया, ये मेरे अंदर सवाल आया। तो हम जाते आज से 10 साल पहले, ठीक है, जब ये छोटा हुआ करता था, जब ये क्या था, अपरिपक्व था। हमने एक अपरिपक्व यानी अभी छोटा सा बच्चा है, तभी हमको देखना आखिर इसके अंदर कैसे बना। एक अपरिपक्व पुंकेसर को लिया, इस पुंकेसर का ऊपर के फटे हुए भाग को क्या कहेंगे, परागकोश। ये भी कैसा था, अपरिपक्व था, अपरिपक्व था, कैसा था, अपरिपक्व था, ठीक है, अपरिपक्व परागकोश। अब जब हमने अपरिपक्व परागकोश को काटा, तो काटने पर हमको क्या मिला, अंदर मिला जो चतुष्कोणीय था वो गोल था, ठीक है, वो 4 कोनों वाला नहीं, गोला मिला, ठीक है, और अंदर में केवल भरा हुआ था क्या हमारा बच्चा, तो याद रखना बीजाणु जन उत्तक, यानी सिंपल सा आप लिख सकते हो, इसके अंदर भरा हुआ था हमारा, यहां पर देख लेते हैं में क्या नाम दिया हुआ है, बीजाणु जन उत्तक, बीजाणु जन उत्तक, ठीक है। बाकी डिटेल में कल तो पढ़ाएंगे ही, अभी आपको बस समझने के लिए याद रखना है, ठीक है। जब परागकोश तरुण यानी यंग होता है, तो लघु बीजाणुधानी के केंद्र में सघन रूप से व्यवस्थित सजातीय कोशिकाओं का एक समूह होता है, जिसे बीजाणु जन उत्तक कहते हैं, ठीक है। आप याद रखना, हमने अपरिपक्व पुंकेसर लिया, जब हमने इसको काटा, ठीक है, जब हमने एक अपरिपक्व पुंकेसर का अपरिपक्व परागकोश लिया और बीच से काटा, पहले देखो, पहले बचपन में ये ऐसा था, बचपन में ये ऐसा था, और बड़े होने पर ये हमको कैसा मिला, कुछ इस तरीके का मिला, कि बड़े होने पर हमको ये कुछ इस प्रकार का मिला, ठीक है। इसके चारों तरफ 4 थैलियां, ऐसे 4 थैलियां, है ना, इस तरीके से था, ठीक है। तो हमारे मन में सवाल है ना कि आखिर ये ऐसा कैसे बन गया, ये ऐसा इस तरीके से कैसे बन गया, ये हमारे मन में सवाल है, ठीक है। तो यही हमको जानना है कि आखिर एक अपरिपक्व परागकोश के अंदर ये सारी चीजें कैसे बनती है, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे, बस अभी समझाने के लिए बता रहे। एक अपरिपक्व परागकोश गोलाकार होता है, कैसा था, गोलाकार था, और इसके अंदर क्या थी, मृदु तकीय कोशिकाएं भरी हुई हैं, इसके अंदर मृदु तकीय कोशिका भरी हुई है, ठीक है, यानी कुछ कोशिकाएं भरी हुई हैं, ठीक है, जिनको कहते हैं मृदु तकीय कोशिका। अब यही कोशिका क्या होगा, इन सभी कोशिकाओं से अंदर दबादब तरीके से मृदु तकीय कोशिकाएं भरी हुई हैं, ठीक है। इन्हीं कोशिकाओं में से हमारी चारों कोनों पर एक एक कोशिका क्या होगी, आकार में बड़ी हो जाएगी, जो बाकी कोशिकाओं से अलग दिखाई देगी। ये कहानी कल पढ़ाएंगे, बस अभी समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। सुन लोगे तो कल दिक्कत नहीं होगा, वरना कल की क्लास में प्रॉब्लम होगा, अभी बस सुन लीजिए, ठीक है। एक अपरिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट करने पर यह गोलाकार था, इसके अंदर मृदु तकीय कोशिकाएं पाई जाती थी। इन सभी कोशिकाओं में से चारों किनारों पर एक एक कोशिका अपनी आकार को बढ़ा लेती है, उसमें कोशिका द्रव्य का मात्रा अधिक होता है, इस वजह से इन कोशिकाओं का नाम पड़ जाता है प्रपसु कोशिका। जैसे हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है ना, जो टीचर का सारा काम करता है, जो टीचर का हर बात मानता है, जो टीचर के लिए अच्छा काम करता है, तो टीचर उसको क्या करता है, मॉनिटर बना देता है। सेम उसी तरीके से हमारे एक अपरिपक्व परागकोश के अंदर ढेर सारी मृदु तकीय कोशिकाएं थी, लेकिन सभी कोशिकाओं में से चारों किनारों पर एक एक कोशिका अपने आकार को बढ़ा लेती है, अपने कोशिका द्रव्य की मात्रा को बढ़ा लेती है, जिसके वजह से ये बाकी कोशिकाओं से अलग दिखाई देती है। इसे कहते हैं प्रपसु कोशिका। इसे क्या कहते हैं, प्रपसु कोशिका। और यही आगे चल करके हम जानेंगे कि कैसे लघु बीजाणु बनाएगी।
कैसे लघु बीजाणु बनाएगी। अभी बस आपको याद रखना है कि ये पुष्प का नर भाग है, नर भाग को पुमंग कहेंगे, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहेंगे। पुंकेसर का ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश कहलाएगा। यह 2 पालियों में बटा होता है, 4 कोनों वाला होता है, चारों कोनों पर छोटी छोटी थैलियां हैं जिनको लघु बीजाणु धानी कहते हैं। इन थैलियों के अंदर क्या भरा होता है? लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणु याद रखना, लघु बीजाणु धानी के अंदर, ठीक है, लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या मिलेगा? लघु बीजाणु, ठीक है। और बस लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। कोई पूछे लघु बीजाणु जनन क्या है, तो सिंपल सा, लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाता है। कल हम पढ़ेंगे। समझ में नहीं आ रहा अमन शर्मा? बच्चा सर नीचे करो, पैर ऊपर करो, है ना? चलो नहीं समझ आ रहा, कौनो बात नहीं, ठीक है। कल आपको ये पूरा आज बस रिवीजन है। यहाँ तक तो बच्चा समझ में आ गया है ना? ये नहीं समझ है, ये कल पढ़ाएंगे, ठीक है। कल का टॉपिक है, आज बस छोटा सा हिंट दे दिए कि कल के लिए अपना दिमाग तैयार करके आना। कल हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लघु बीजाणु जनन, ठीक है। कल की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो मेरे दोस्त, कल की क्लास में हम लघु बीजाणु जनन यानी आखिर ये लघु बीजाणु कैसे बनता है, फिर हम पढ़ेंगे जायांग की संरचना, ठीक है। ये कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, तैयार रहना है, ठीक है। लघु बीजाणु जनन पढ़ेंगे, लघु बीजाणु की संरचना पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो सभी को तैयार रहना है, ठीक है। सभी को क्या रहना है? तैयार रहना है। बताओ क्लियर है? क्लियर है। चलिए अभी हम आगे आ जाओ, लास्ट पेज देख लेते हैं क्या है हमारा, ठीक है। अब आप लोग कंफ्यूज थे ना अंग्रेजी नाम के लिए? देखो, पुंकेसर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। हम कहे थे ना, तुम लोग हम पे भरोसा रखो, सब होगा। परागकोश को पोलन सेक या एंथर सेक कहा जाता है, ठीक है। हमने कहा था परागकोश कैसा होता है? द्विपालित होता है, 2 पालियों में बटा होता है, ठीक है। द्विपालित को अंग्रेजी में बाइलोब कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइलोब कहते हैं, यानी 2 लोब वाली, 2 पालियों में बटा हुआ, ठीक है। अगला है लघु बीजाणु धानी। हमने कहा था परागकोश के अंदर क्या था? 4 छोटी छोटी थैलियां, जिनको क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी को अंग्रेजी में माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास परागकण। बार बार बोल रहे हैं परागकण। परागकण को अंग्रेजी में पोलेन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलेन ग्रेन कहते हैं। लघु बीजाणु धानी क्या थी? तो यह थैली थी, वह थैली जिसके अंदर लघु बीजाणु यानी परागकण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी या माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है, ठीक है। स्फुटन का मतलब होता है फूटना, अंग्रेजी में डेहिसेंस कहा जाता है। परागकोश का फटना और परागकण का बाहर निकलना, इसी को स्फुटन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास परागकोश भित्ति, ठीक है। परागकोश भित्ति यानी एंथर वॉल, परागकोश के चारों तरफ जो परत है उसे क्या कहते हैं? परागकोश भित्ति कहते हैं, ठीक है। अगला है पोषण। पोषण को अंग्रेजी में नरिशमेंट कहते हैं, और पोषण देने का काम कौन करता है? टेपिटम करता है। कौन करेगा? टेपिटम करेगा। तो अब आपको ना ये नहीं करना है कि मैम इंग्लिश, ठीक है। आपको एक एक चीज पढ़ाएंगे, जितने भी इंग्लिश के टर्म है याद रखो। अगर आप आगे चलकर नीट का एग्जाम देना चाहते हो, आगे चलकर बीएससी करना चाहते हो, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भागो मत, ठीक है। मेरे टाइम पर कोई हमको नहीं पढ़ा पाया, ठीक है। हमको बायो में बहुत दिक्कत हुआ, कोई हमको इंग्लिश के टर्म्स नहीं बताया, हमको हिंदी नहीं पढ़ा पाया हिंदी में ढंग से, इसकी वजह से हम नीट का एग्जाम नहीं दे पाए, ठीक है। लेकिन हम नहीं चाहते कि आप मेरी तरह अपना सपना रोको, अपने सपने से भागो। तो हम है ना आपके लिए, आपकी बहन आपके साथ खड़ी है। हर एक चीज का बच्चा लास्ट में इसी तरीके से इंग्लिश का पूरा चार्ट बनाकर दे देंगे, साइड में लिख लेना, ठीक है। और एक दिन में या फिर एक हफ्ते में एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। सब कुछ लिखा होगा, हिंदी शब्द, इंग्लिश नाम और उसका काम, ठीक है। क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। देखो, यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया सवाल क्या है? एक प्रारूपिक आवृत बीजी परागकोश। बताओ, ये परागकोश था, पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है। परागकोश कैसा है? ठीक है, परागकोश 2 पालियों में बटा है। परागकोश बच्चा
दो पाली में बटा है, यानी द्विपालित है, बोले तो बाइलोब है, यानी बाइलोब है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगला है बच्चा परागकोश भित्ति की वह परत जिसकी कोशिकाएं आमतौर पर बहुकेंद्रकीय होती हैं। नीट में 2021 लो, ठीक है, नीट का सवाल है, अगर बता दिए तो नीट बच्चा क्लियर। जल्दी बताओ, नीट में 2021 में पूछा गया सवाल, हमने आपको बताया था ये हमारा लघु बीजाणु धानी है, ठीक है। लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ 4 परत पाया जाता है। कितना? 4 परत। इन चारों में से वह कौन सा परत है जो बहुकेंद्रकीय होता है? बहुकेंद्रकीय का मतलब जिसमें बहुत सारे केंद्रक है, बताए थे ना, टेपेटम, ठीक है, टेपेटम बच्चा, ठीक है। यह अंतिम परत है, यह सबसे भीतर अंतिम परत है जो लघु बीजाणु धानी के ठीक चारों तरफ पाया जाता है, ठीक है। इसका काम होता है लघु बीजाणुओं को पोषण देना, इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक होती है और यह बहुकेंद्रकीय होता है। कैसा होता है? बहुकेंद्रकीय होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल नेक्स्ट है, यूपी बोर्ड में 2021 में दिया सवाल, परागकोश के स्फुटन में सहायता करने वाली परत कौन सी है? परागकोश के स्फुटन में, परागकोश के फूटने में मदद कौन करता है? तो सबको पता है एंडोथीसियम, ठीक है, ये परागकोश के स्फुटन में मदद करता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट में 2015 में पूछा गया सवाल, लघु बीजाणु जन्म के दौरान होने वाला मुख्य विभाजन, ये आपको पढ़ाए नहीं है ना, लेकिन आपको बताएं क्या बोले हम कि ये देखो, ये पुष्प का नर भाग है, ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश, इसके अंदर क्या था याद रखना, ये 4 पालियों में बटा है, सॉरी चतुष्कोणीय होता है, 2 पालियों में बटा होता है। इसके चारों कोनों पर छोटी छोटी थैलियां हैं जिनको लघु बीजाणु धानी कहते हैं। लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या भरा होता है? लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं और ये अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। कल पढ़ाएंगे, कल ये पूरा आपका कंप्लीट रहेगा, ठीक है, वादा रहा, ठीक है। अगला, टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? देखो, यूपी बोर्ड 2023 में आया है और नीट के 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है बताओ? टेपिटम का मुख्य कार्य क्या होता है? सबको पता है, सुरक्षा प्रदान करना, परागकणों को पोषण देना, स्फुटन में मदद करना, जल संचयन करना, परागकणों को पोषण देना। लो, नीट का अब बताओ, नीट कर लोगे कि नहीं? ठीक है, आप लोगों को चिंता नहीं करना है, आपकी बहन आपको पढ़ाने आई है, हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, नीट और बोर्ड दोनों के लिए आपको तैयार करेंगे। और यहाँ पर हमारा आज का सुपर डुपर क्लास कंप्लीट होता है, ठीक है। आज के क्लास में हमने आपको पूरा नरभाग पढ़ा दिया, ठीक है, पुमंग, पुंकेसर, परागकोश, लघु बीजाणु धानी, की परतें, ये सारा कंप्लीट, ठीक है, ये सारा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। होमवर्क में बच्चा आप सभी के लिए यही है, डीपीपी पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, डीपीपी सॉल्व करना है और जो इंग्लिश के टर्म्स आप लोगों को लिख कर दिए हैं उनको याद करना है। आपको इंग्लिश में नाम याद होना चाहिए, स्टेमन क्या है, पिस्टल क्या है, गाइनोसियम क्या है, एंडोसियम क्या है, माइक्रोस्पोर क्या है, माइक्रोस्पोर जेनेसिस क्या है, ये सारा इंग्लिश का टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। मैम प्रयागराज कब आएंगी? 13 तारीख को आ जाएंगे बच्चा, ठीक। और आज का क्लास होता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, मेरी क्लासेस में आते रहो। कल वापस से आएंगे, फिर से बोलेंगे बच्चा अगर एक एक दिन छोड़कर क्लास करोगे नहीं समझ में आएगा। आपके लिए देखो हम डबल मेहनत करें। अभी मेरा क्लास निधि मैम साइंस चैनल पर है, ठीक है, मेरे चैनल पर हम दौड़ कर जा रहे हैं वहां क्लास लेने, ठीक है, आप लोग का भी क्लास ले रहे हैं। प्लीज आप लोग अपना प्यार सपोर्ट अपनी बहन के साथ बनाए रखिए, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से कल शाम को 6 बजे, ठीक है, बाय, टेक केयर।